हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम इतिहास लेखन की जो दृष्टिकोण हैं, इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोण हैं, उसके विषय में हमने चर्चा की। हमने राष्ट्रवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, सांप्रदायिक विचारधारा और जो सबल्टन हिस्ट्री और कैम्ब्रिज जो अप्रोच है उसके विषय में चर्चा की। आज हम इतिहास के विषय में जो दार्शनिक हैं, विभिन्न विद्वान हैं, उनका इतिहास के विषय में क्या क्या विजन है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो इतिहास के विषय में जो विभिन्न विजन की जो चर्चा है उसमें आपके सिलेबस के अंतर्गत अरविंदो घोष और गोविंद चंद्र नार्डे और यशदेव सल्ले वो आपके सिलेबस में है। तो इनके विचारों का अध्ययन करेंगे कि ये इतिहास के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते थे। जहाँ तक अरविंद घोष के विषय में हम चर्चा करें तो आप जानते हैं कि अरविंद घोष है वो बंगाल के रहने वाले थे और 15 अगस्त 1872 में है वो बंगाल में ये इनका जन्म हुआ था। और आप ये भी जानते हैं कि जो अरविंद घोष है उनका संबंध एक अमीर परिवार से था। इनके जो पिता है कृष्णधन घोष है वो एक सहायक सर्जन थे और इनकी माता स्वर्णलता देवी थी। तो एक समृद्ध परिवार से है वो ये संबंध रखते थे, लेकिन इनके पिता हैं वो पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित थे और ऐसी स्थिति में ये इनके पिता हैं वो इनको आईएएस बनाना चाहते थे, लेकिन आईएएस के लिए वो भारत में स्थिति है वो अनुकूल नहीं थी, क्योंकि एग्ज़ाम है वो ब्रिटेन में होता था और विभिन्न प्रकार की जो लैंग्वेज है लैटिन ग्रीक वगैरह है वो इसके लिए वो आवश्यक थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि इनके पिता ने ये निर्णय लिया कि वो इंग्लैंड जा कर के ब्रिटेन जा कर के वो सेटल हो जाए। और ऐसी स्थिति के अंदर 1879 से 1893 के बीच में है ये परिवार सहित है, इनके पिता हैं वो अरविंद घोष को लेकर के अपने परिवार सहित है वो इंग्लैंड बस जाते हैं। और क्योंकि पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए है ये विभिन्न प्रकार की जो लैंग्वेज है, ग्रीक है, लैटिन है, हिब्रू है, ब्रिटिश इंग्लिश है आदि सीखते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये आईएएस की परीक्षा पास कर लेते हैं, लेकिन ये आईएएस नहीं बनना चाहते थे, सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में जो आईएएस परीक्षा के जो विभिन्न चरण हैं उसके एक चरण के अंदर ये जानबूझ करके है वो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 250 जो पार्टिसिपेंट थे, प्रतिभागी थे एग्ज़ाम में, उनमें ये एक महत्वपूर्ण रैंक है वो लेकर के आते हैं। तो एक तरह से जैसा कि आप जानते हैं कि अरविंद घोष हैं वो एक महान दार्शनिक थे, महान योगी थे, राष्ट्रवादी थे, लेखक थे, कवि थे। तो हम कह सकते हैं कि एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो एक्चुअली क्या है कि जो ब्रिटिश सरकार है उनको ये ब्रिटिश सरकार है वो अरविंद घोष को है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी ब्रिटिश सरकार है वो अरविंद घोष को है वो अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती मानते थे, क्योंकि अरविंद घोष एक प्रखर वक्ता थे और एक तरह से वो ब्रेन वॉश करने के अंदर माहिर थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि उनको अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। किस प्रकार आईएएस परीक्षा पास करने के पश्चात किस प्रकार वे क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं और किस प्रकार एक योगी के रूप के अंदर है 1826 के अंदर 1926 के अंदर है वो किस प्रकार है वो पांडिचेरी के अंदर है वो एक अपना आश्रम में वो स्थापित अरविंदो आश्रम में वो स्थापित कर लेते हैं। तो अरविंद घोष का जो राइज है, जहाँ तक अरविंद घोष जी की राइज के विषय में चर्चा करें तो वो बंगाल विभाजन के पश्चात होती है। 1950 में बंगाल विभाजन होता है, 1905 में है वो बंगाल विभाजन होता है। और आप जानते हैं कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने है वो भारत में एक जो सांप्रदायिकता पैदा करने के लिए है बंगाल का विभाजन कर देते हैं। बंगाल में सबसे ज़्यादा शोषण होता है। तो बंगाल विभाजन के समय ही है एक तरह से क्या है कि अरविंद घोष है उसका व्यक्तित्व है वो उभर करके आता है। और अरविंद घोष है वो लोगों को उनकी भावनाओं को जगाने के अंदर है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका है वो अदा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अरविंद घोष है वो भारत की जो भूमि है उसको एक तरह से एक भूमि का टुकड़ा नहीं मानते थे, अपितु वो उसको एक माता का संज्ञा देते थे। और उनका मानना था कि जिस प्रकार
माता को यदि कोई परेशानी होती है, कोई परेशान करता है, तो किस प्रकार उसका हर्ट है, वो हर्ट होता है। उसी प्रकार से है वो देश की जो भूमि है उस पर कोई अत्याचार करता है तो ऐसी स्थिति में उसका हर्ट होना स्वाभाविक है। और इसीलिए उनकी जो प्रसिद्ध रचना सावित्री है, उस कविता के अंदर है वो एक तरह से भारत को है, वो भारत माता है वो का नारा देते हैं। तो भारत को माता के रूप में है वो कहने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो अरविंद घोष थे। तो एक तरह से जो ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसके साथ एक सेंटिमेंटल रिलेशंस है, उसकी वो बात करते हैं, एक भावनात्मक संबंध की वो बात है, वो करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल है वो एक समृद्ध प्रांत था और अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बंगाल पर ही अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया। तो बंगाल से उन्होंने शोषण है वो प्रारंभ किया। तो एक तरह से जैसे कि आप जानते हैं कि जो मकाले थे वो किस प्रकार भारतीयों को है वो एक सपेरों और मदारियों का देश है वो कहते हैं, और किस तरह भारतीयों की इंसल्ट है वो कर रहे होते हैं। तो एक तरह से अरविंद घोष है वो ये चाहते थे कि जो अंग्रेज़ों की जो मानसिकता है और वो अपनी बुरी चीज़ों को है वो जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो उसका विरोध है वो अरविंद घोष है वो करते हैं। और अरविंद घोष आज़ादी का जो तात्पर्य है, अरविंद घोष की नज़र के अंदर आज़ादी का तात्पर्य एक तरह से स्पिरिचुअल आज़ादी है। और इसके लिए अरविंद घोष कहते हैं कि आदमी को सबसे पहले वो अपने आप को पहचानना चाहिए, और अपने आप को पहचानने के पश्चात है वो प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। तो एक तरह से आध्यात्मिक चेतना की वो बात करते हैं अरविंद घोष है। तो एक तरह से जो एक प्रेरणादायी जो व्यक्तित्व है वो अरविंद घोष थे। और जहाँ तक इनकी जो आध्यात्मिकता की बात हम करें, एक तरह से अरविंद घोष ये कहते हैं कि मानव का अतिमानव बनने का जो सफ़र है उसके विषय में बताते हैं। और इनकी जो फिलोसफी है वो एक प्रकार से हीगल है, वाइट हेड है और बरगोसो है, उसके दर्शन से इनका दर्शन प्रभावित था। और एक तरह से अरविंद की जो फिलोसफी है उनको पूर्णवाद वो कहा जाता है। और पूर्णवाद से तात्पर्य ये है कि जो सत से जड़ और चेतन द्रव्य और निरंतर रूप में उच्चतर रूप में जो भेद है उसकी पूर्ण में जो समन्वय स्थापित करने का काम वो करता है। तो एक तरह से अरविंद घोष है वो एक प्रकार से जो मानव का जो विकास है उसके विषय में वो कहते हैं कि अब तक मानस के स्तर पर जो पहुंचना है और अब वह आध्यात्मिक क्षेत्र में छलांग लगाने के लिए परिपक्व है। इस प्रक्रिया के विकास का मार्ग ज्ञान शून्यता से प्रारंभ कर जड़ तत्व और मन तत्व की उपलब्धियों को प्राप्त करता हुआ मानस तक पहुंचता है। तो मानव में मानस स्तर पर सबसे स्पष्ट रूप में प्रस्फुटित हुआ है और मानव ही आगे के स्तर की संभावना उसमें निहित है। तो मानव ही अतिमानव के स्तर की ओर अग्रसर हो सकता है। तो एक तरह से अरविंद है वो मानव का अतिमानव बनने का जो सफ़र है उसकी वो एक तरह से बात करते हैं। और इसके लिए वो कहते हैं कि मानव की सत्ता के 3 स्तर हैं। जो एक बाह्य स्तर है और सत्ता का वह पक्ष होता है जो बाह्य चेतन से उजागर होता है, और उसकी सत्ता का दूसरा पक्ष है वो चैतन्य पुरुष होता है जो अंतर से उसके भौतिक प्राण रूप और मानसिक को आधार वो प्रदान करती है। तो एक तरह से अरविंद है वो ज्ञान के भी है वो विविध रूप है उसकी बात वो करते हैं। और इसके अलावा जो अतिमानस की जहाँ तक बात है उसमें अरविंद ये कहते हैं कि सत्य के क्षेत्र को 2 गोलार्धों में बांटा जा सकता है, एक उच्चतर है और एक निम्नतर है। तो सच्चिदानंद रूपी विविध जो सत्य उच्चतर गोलार्ध के होते हैं, और जड़ तत्व है, प्राण तत्व है, मन है, और एक तरह से मानस है वो निम्नतर गोलार्ध की सत्ताएँ होती हैं। तो मानव जो विकास मानस के स्तर तक जो पहुंच चुका है और उच्चतर गोलार्ध में प्रवेश करने के लिए तत्पर हो रहा है, इन दोनों क्षेत्रों का जो माध्यम अतिमानव है। तो अतिमानव मानव से अतिमानव पहुंचने की बात है वो एक तरह से है वो अरविंद करते हैं। और अरविंद घोष ये कहते हैं कि सत्य की चेतना के रूप में अतिमानव वह आध्यात्मिक तत्व है जिसे सच्चिदानंद की पूर्ण चेतना है वो है। तो इस तरह से क्या है कि अरविंद का जो आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर जो विचार है एक तरह से वो आत्मा की शुद्धता है उसकी वो बात करते हैं। और एक तरह से जो हम कहें कि जो अरविंद है वो मानस का जो एक तरह से कि जो आध्यात्मिक रूपांतरण है उसकी बात करते हैं।
तो एक तरह से अरविंद ये कहते हैं कि चैत्य आत्मा का उच्चतर सत्य की ओर प्रेरित होना और आध्यात्मिक रूपों की ओर स्पष्ट रूप से उन्मुख हो पाना आध्यात्मिक रूपांतरण है। तो एक तरह से स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की वो बात करते हैं अरविंद है, और इसी के साथ वो अतिमानक रूपांतरण में पूर्ण अद्वैत एकत्व चेतना की भी वो बात करते हैं। तो इस तरह से अरविंद है वो एक तरह से जो अरविंद का जो दर्शन है वो जो मानव की जो आत्मा की जो शुद्धता है उसकी वो बात करते हैं, और भारतीय संस्कृति के जो मूल आधार के विषय के अंदर भी उनका चिंतन है वो एक प्रकार से एक विशिष्ट है, वो कहा जा सकता है, जिसके विषय में हम अगले व्याख्यान के अंदर चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।